के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है फेनरिर और ये मॉन्स्टर अकेले ही एक पूरे के पूरे गांव को तबाह करने की ताकत रखता है। और फिर हमें एक गांव का सीन दिखाया जाता है जहां पर सभी लोग अपने जीवन की सारी जमा पूंजी इन लोगों के ऊपर खर्च कर देते हैं जो कि उन्हें फेनरिर से बचाएंगे। और फिर हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि छुपकर ये सारा कुछ देख रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उसके पीछे फेनरिर आ जाता है जिससे ये सारे के सारे लोग चौकन्ने हो जाते हैं। जिसके बाद एक लड़की इस फेनरिर को अपनी रस्सियों से जकड़ लेती है, लेकिन ये फेनरिर काफी स्ट्रॉन्ग होता है और इस लड़की को पटक कर मारता है जिससे उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। लेकिन उसके साथ ही उसको हील करना शुरू कर देती है जिससे उसके अंदर दोबारा से जोश आ जाता है और वो इस मॉन्स्टर को फिर से जकड़ लेती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर इनका लीडर अपनी फ्लेमिंग स्वॉर्ड निकालता है और एक ही झटके में इस फेनरिर को खत्म कर देता है। जिसके बाद ये पूरी की पूरी पार्टी सभी गाँव वालों के सामने फेमस हो जाती है। जिसके बाद हम दोबारा से हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं और वो ये सोचता है कि मेरी स्टोरी इन सभी से काफी अलग है क्योंकि मेरे पास कोई भी पावर नहीं है। और हाँ, ये बंदा भी उन्हीं की टीम का एक हिस्सा है जिसका नाम है कर्ड। और यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है और हम ये देखते हैं ये सामने वाला बंदा जिसका नाम है गोलनोवा, वो काफी ठूस कर खाना खा रहा होता है और ये कहता है अरे यार, ये गांव वाले काफी अजीब सा खाना बनाते हैं, इसमें तो कोई भी टेस्ट नहीं है। जिसके बाद वो कर्ड से कहता है अरे यार सुनो, हमारे लिए खाना बना दो। और ये लड़की जिसका नाम बैंडाना होता है वो ये कहती है यार, इस बच्चे का आखिरी दिन है और ये आखिरी बार हमारे लिए खाना बनाने वाला है। और ये सुनकर कर्ड काफी शॉक्ड हो जाता है और गोलनोवा उसे कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम फायर हो चुके हो? अरे पर मेरी गलती क्या है, मैंने कौन सी गलती की है? अरे यार तुमने न जाने कितनी सारी गलतियां की हैं। और इन्हीं के साथ जो हीलर होती है वो कहती है कि तुम काफी कमजोर हो और हमारी पार्टी में एक फोर्थ मेंबर चाहिए, इसलिए हमने तुम्हें रखा हुआ है। बैंडाना कहती है हम तो ये सोच रहे हैं कि तुम्हें निकालकर एक काफी स्ट्रॉन्ग बंदे को अपनी टीम के अंदर रख लें। और ये सारी बातें जानने के बाद कर्ड की सिटी पिट्टी गुल हो जाती है और वो सभी से भीख मांगनी शुरू कर देता है। लेकिन तभी गोलनोवा उसकी जोरदार लात मारकर उसे नीचे गिरा देता है। जिसके बाद कर्ड सुबह उठकर एक दूसरे शहर में आ जाता है, लेकिन वो काफी सैड होता है क्योंकि उसके पास सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। जिसके बाद वो एक वर्क स्टेशन में आ जाता है जहाँ की रिसेप्शनिस्ट पटाख से उसके सामने आ जाती है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, कोई काम या फिर तुम कहीं प्लेसमेंट ढूंढ रहे हो? वैसे मुझे काम चाहिए और मैं काम ही ढूंढ रहा हूँ। जिसके बाद ये लड़की उससे पूछती है कि इससे पहले तुमने कहाँ पर काम किया है? और कर्ड ये बताता है कि इससे पहले मैं एक पार्टी का मेंबर था जिसका नाम था फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग। और ये सुनकर वो लड़की काफी शॉक्ड हो जाती है, लेकिन कर्ड इस बात से काफी उदास होता है कि उसकी पार्टी वालों ने उसे पार्टी से निकाल दिया। और ये लड़की कहती है कि तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारा एक एप्टीट्यूड टेस्ट लेने वाले हैं, शायद तुम्हारे अंदर कोई खूबी मिल जाए। और ये सुनते ही कर्ड के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और जब उसका टेस्ट लिया जाता है तो वो सारे के सारे टेस्ट में जी रैंक लाता है जो कि यहाँ का सबसे लोएस्ट रैंक है। यानी कि कर्ड के पास कोई भी कॉम्बैट स्किल नहीं है और ना ही एक हीलिंग जैसी नॉलेज। और ये लड़की उसे दिलासा देती है कि अभी भी एल्केमी और ब्लैकस्मिथ स्किल का टेस्ट लेना बाकी है और शायद उसमें तुम्हारा कुछ हो जाए, लेकिन ये वाला टेस्ट एक हफ्ते के बाद होने वाला है। और कर्ड कहता है अरे यार मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। जो देखकर ये लड़की उसे एक काम सौंपती है पर इसमें भी उसकी हालत काफी टाइट हो रही होती है। चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ जिससे तुम्हें एक काम मिल जाएगा। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि कर्ड उस ठेकेदार के पास पहुंच जाता है और वो ये कहता है कि अभी हमारे पास काम थोड़ा कम है तो तुम्हें एक भारी मजदूर बनना होगा। यहाँ पर सीमेंट बनाना है और वहाँ पर सामने उस वॉल पर पेंट करना है। और ये सारा कुछ करने के लिए कर्ड के पास बस 2 से 3 घंटे का टाइम होता है। और ये कहने के बाद वो बंदा यहाँ से चला जाता है। और जब वो बंदा कुछ देर बाद दोबारा से आकर चेक करता है तो वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि कर्ड ने सारा का सारा काम खत्म कर दिया है। और कर्ड कहता है मुझे माफ करना, सीमेंट बस इतना ही था तो मैं इतना ही काम कर पाया। वैसे मैंने तुम्हें कोई सीढ़ियाँ नहीं दी थी तो तुम ऊपर तक कैसे गए? अरे वो उसके लिए मैंने एक जुगाड़ लगा लिया। जिसको देखकर वो ठेकेदार काफी ज्यादा खुश होता है और कर्ड को उसकी पेमेंट दे देता है। और कर्ड को ये कम पेमेंट भी काफी ज्यादा लग रही होती है क्योंकि वो पहले से ही कंगाल है। और फिर हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कर्ड ने इस पूरी की पूरी वॉल को कंप्लीट कर दिया होता है। और ये देखकर ठेकेदार काफी शॉक्ड हो जाता है और वो ये कहता है कि तुम्हें कल से काम पर आने की कोई भी जरूरत नहीं है। पर क्यों, मैंने ऐसा क्या किया? अगर तुम इतनी जल्दी काम करते रहोगे तो बाकी के लेबर्स भूखे पेट मर जाएंगे। जिसके बाद वो कर्ड को उसकी पेमेंट दे देता है और कर्ड को ये समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। और फिर वो दोबारा से वर्क स्टेशन पर पहुंच जाता है जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि अभी उस बंदे को आने में 2 से 3 दिन लगने वाले हैं। और यही पास में एक लड़की दूसरी रिसेप्शनिस्ट से लड़ रही होती है और वो ये कहती है कि मुझे एक बंदे को हायर करना है। और ये सुनने के बाद कर्ड सामने आ जाता है और वो ये कहता है कि मैं इस काम को करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इस बच्चे
को हायर करना नहीं चाहती और ये रिसेप्शनिस्ट उसे समझाती है कि अगर तुम किसी और को हायर करना चाहती हो तो तुम्हें कम से कम 10 दिन का टाइम लगने वाला है। अच्छा ठीक है, मैं इसे हायर कर रही हूँ। जिसके बाद वो कर्ट को लेकर यहाँ से चली जाती है और ये रिसेप्शनिस्ट अब भी कर्ट के बारे में सोच रही होती है, वो कितना अच्छा है, कितना क्यूट। और तभी उसके पास कर्ट की बची हुई पेमेंट भी रिसीव हो जाती है और जैसे वो उसे खोलकर देखती है तो इसके अंदर उसे 200 गोल्डन कॉइंस मिले होते हैं और ये देखकर वो काफी ज्यादा चौंक जाती है और पटाख से नीचे गिर भी जाती है। जिसके बाद ये दोनों इस सैंडबैग को लेकर बातें करना शुरू कर देती हैं और ये बताती हैं कि अगर किसी के पास ज्यादा माना होगा तो ये सैंडबैग भारी हो जाएगा, जैसे कि उस दिन कर्ट के साथ हुआ था। और जब वो इसे उठाकर देखती है तो ये काफी लाइट फील हो रहा होता है। और फिर अगली सीन में यूरेशिया कर्ट को लेकर उसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर उसे माइनिंग का काम करना है, पर कर्ट उसे मना करता है कि मैं तुम्हारे साथ एक ही टेंट में सोने वाला नहीं हूँ। लेकिन वो साथ में इसकी तारीफें भी करता है, तुम काफी क्यूट हो। अरे ओए, ये तुम क्या बोल रहे हो? अरे हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने पूरी दुनिया देखी है, पर तुम सच में काफी क्यूट हो। पर वो उसके मारते हुए कहती है कि तुम ऐसा मत बोलो। जिसके बाद वो कर्ट को खाने के लिए एक उबला हुआ आलू देती है और ये देखकर वो काफी खुश हो जाता है। क्या इसे तुमने पकाया है? ये कोई बड़ी बात नहीं है, चुपचाप इसे खा लो। और फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर ये दोनों ही एक ही टेंट में सो रहे होते हैं, पर कर्ट को नींद नहीं आती। जिसके बाद वो अपने सामने यूरेशिया, जिसे हम आगे यूरी बोलने वाले हैं, उसे देखता है तो ये लड़की आधे कपड़ों में होती है, जिसको देखकर कर्ट के गाल लाल हो जाते हैं और वो ये सोचता है, अरे ओ यूरी, तुम्हें ऐसे सोना नहीं चाहिए, आखिरकार हूँ तो मैं एक लड़का ही। और जैसे वो बाहर जाता है तो यूरी ये सोचती है कि हम यहाँ पर एक हफ्ते रहने वाले हैं और मैं बस ये चेक कर रही हूँ कि तुम कैसे हो। और अगली सुबह वो ये नोटिस करती है कि कर्ट आराम से बाहर सो रहा होता है। जिसके बाद यूरी उसके पास जाती है और ये बताती है कि जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि हमें एक हफ्ते के अंदर अंदर 10 गोल्ड कॉइंस का जुगाड़ करना है। वैसे तुमने ये डिसाइड कर लिया है क्या कि हम कहाँ पर माइनिंग करने वाले हैं? अरे वो तो हम ढूंढ लेंगे। जिसके बाद कर्ट उसे लेकर एक जगह पर आ जाता है और वो एक पत्थर को उठाकर उसके ऊपर हैमर से अटैक करता है, जिसके अंदर से कुछ क्रिस्टल्स निकलते हैं। और ये देखकर यूरी काफी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि पहले अटेम्प्ट में उन्हें क्रिस्टल्स मिल चुके हैं। और फिर देखते ही देखते कर्ट काफी सारे क्रिस्टल्स को इकट्ठे कर लेता है, जिसको देखकर यूरी काफी शॉक्ड हो रही होती है और वो ये कहती है कि हम इन्हें बेचने वाले हैं। अरे थांबा थांबा, हम इन्हें ऐसे नहीं बेचेंगे, पहले हम इन्हें एक मैजिक क्रिस्टल के अंदर चेंज करेंगे जिससे इनकी कीमत काफी बढ़ जाएगी। और यूरी इस बात को देखकर भी काफी हैरान हो रही होती है कि कर्ट एक ही सेकंड में इस क्रिस्टल को एक मैजिक जैम के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और कर्ट अब भी अपने मन में यही सोच रहा होता है कि जिसके पास कम माना होता है उसे ये स्टोन बनाने में कम टाइम लगता है और जिसके पास ज्यादा माना होगा उसे ये बनाने में ज्यादा लंबा टाइम लगेगा। यानी कि हर चीज को वो उल्टा सोच रहा होता है। और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूरी इन सारे के सारे स्टोन्स को बेचने के लिए जा रही होती है। ये तो सच में काफी क्यूट है। जिसके बाद वो इन स्टोन्स को बेचने के लिए एक बंदे के पास आ जाती है और वो ये पूछता है कि आखिरकार इन स्टोन्स को कौन से इटालियन ने बनाया है। और अब वो अपना रॉयल साइन दिखाती है और ये बंदा उससे माफी मांगनी शुरू कर देता है और वो ये कहती है कि मैं तुम्हारे टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल करना चाहती हूँ। और अब वो यहाँ से टेलीपोर्ट होकर एक लड़की के पास आ जाती है और वो ये कहती है कि ये स्टोन काफी कम चमक रहा है तो इसके तुम्हें 10 सिल्वर कॉइंस मिल सकते हैं। और फिर वो इसे चेक करने के लिए चली जाती है, लेकिन जैसे वो वापस आती है तो वो ये कहती है कि इसके बदले तुम्हें 10 गोल्डन कॉइंस मिलने वाले हैं। क्या 10 गोल्डन कॉइंस? ये तुम क्या बोल रही हो? और वो ये बताती है कि भले ये क्रिस्टल काफी छोटा है लेकिन इसके अंदर माना कूट कूट कर भरा हुआ है जिसे इसके अंदर सील किया गया है। जिसके बाद वो अपना सारा का सारा सामान इसको बेच देती है जिससे उसे 500 गोल्डन कॉइंस मिल जाते हैं। और ये लड़की कहती है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे अलावा ये सारे क्रिस्टल्स किसी और को नहीं बेचोगी। और यहाँ तक कि वो यूरी से उस इटालियन का नाम भी पता कर रही होती है जिसने ये क्रिस्टल्स बनाए हैं, पर यूरी उसे मना कर देती है कि मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती। वैसे वो बंदा काफी अच्छा काम कर रहा है तो मेरे ख्याल से उसे किंगडम के अंदर भी काम मिल सकता है। जिसके बाद यूरी दोबारा से क्रिशान के पास आ जाती है, पर इन दोनों का एक ही सवाल होता है कि आखिरकार ये कर्ट है कौन? मुझे माफ करना लेकिन मैं उसके बारे में तुम्हें कुछ भी बता नहीं सकती। लेकिन जब यूरी उसे अपना रॉयल सिंबल दिखाती है तो वो उसके सामने कर्ट का पूरा बायोडाटा रख देती है। अच्छा, तो कर्ट का रैंक जी है और पहले वो एक पार्टी के लिए काम किया करता था। वैसे मेरे लिए इतना ही बहुत है और ये 500 गोल्डन कॉइंस जो कि कर्ट के अकाउंट में सबमिट कर देना। और वो उसे मना करती है कि तुम्हें कर्ट की आइडेंटिटी किसी के सामने भी रिवील नहीं करनी। और क्रिशेल इस चीज के लिए मान जाती है। और जब यूरी दोबारा से कर्ट के पास आती है तो वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है कि कर्ट ने एक ही दिन में लकड़ियों का काफी सुंदर घर बना दिया होता है। वैसे तुमने इसे एक दिन में कैसे बनाया? अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। और फिर अगले सीन में हम
रोमा की पार्टी को देखते हैं, जो कि काफी बड़ी मॉन्स्टर के साथ लड़ रही होती है और इसमें उनकी हालत काफी खराब हो जाती है। और उन्होंने अपनी टीम में जो नया बंदा हायर किया होता है वो भी कुछ खास काम नहीं आता और बेंडाना ये सोचती है कि चलो अच्छा हुआ, ये पार्टी धीरे धीरे करके खत्म हो रही है। और फिर हम कर्ट को देखते हैं और यूरी उसे समझा रही होती है कि तुम्हें मैजिक टेक्नोलॉजी रिसर्च लैब में काम करने के लिए चुना गया है। और ये सुनने के बाद कर्ट काफी शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो इस ऑफर को मना कर देता है कि तुम मेरे लिए इस ऑफर को मना कर देना। जिसके बाद यूरी उसे बताती है कि ये रॉयल रिसर्च लैब है, पर फिर भी कर्ट इसके लिए मना कर रहा होता है और वो ये सोचता है कि मुझे दोबारा से फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग में शामिल होना है और अभी बस मैं तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ। और अभी दोनों उन्हीं मैजिक स्टोन्स के बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं और कर्ट ये पूछता है कि अब हमें उन मैजिक स्टोन्स का क्या करना है। पर यूरी बताती है कि मैंने उन्हें पहले ही बेच दिया है और मुझे उससे जो भी पैसे मिले थे वो सारे मैंने तुम्हारे बैंक अकाउंट में सबमिट करा दिए हैं। वैसे तुम्हें मेरे बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। और फिर ये दोनों दोबारा से माइनिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यूरी पूछती है क्या तुम्हारी नींद भी पूरी हुई है? कर्ट कहता है अरे हाँ, मैं रात में 6 घंटे सोया था। अरे यार, अगर ये रात में 6 घंटे सोया था तो इसने ये इतना बड़ा घर कैसे बनाया? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसे कुछ गलत बोल दिया है। और अगले सीन में दोनों एक जंगल में आ जाते हैं ताकि ये मैजिक स्टोन्स को ढूंढ सकें। और ये दोनों ही अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं। और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूरी काफी ज्यादा मेहनत करती है और फाइनली उसे एक काफी बड़ा स्टोन भी मिल जाता है। और इसे पाकर वो पागल की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है। मैं कर्ट से कहूंगी कि इसे भी वो एक मैजिक स्टोन के अंदर कन्वर्ट कर दे, जिससे मुझे शायद 3 गोल्ड कॉइंस तो मिल जाएंगे। और अब वो कर्ट को ढूंढने के लिए निकल जाती है और ये सोचती है कि जितना मैं उसे जानती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि उसने एक काफी बड़ी केव ढूंढ ली होगी। और जब वो आगे जाती है तो वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है कि कर्ट ने सच में एक काफी बड़ी माइन बना ली है, यानी कि उसका सोचना सच हो जाता है। और जैसे वो अंदर जाती है तो ये माइन सच में काफी बड़ी होती है। और यहाँ पर कर्ट कुछ पत्थर लेकर आ रहा होता है और वो ये कहता है कि मुझे आज बस यही मिले हैं। और जैसे यूरी इन स्टोन्स को देखती है तो वो सच में काफी सुंदर लग रहे होते हैं। लेकिन कर्ट ये बताता है कि ये स्टोन हमारे गांव में काफी आम है और हम इन स्टोन्स को फेंक देते हैं। और ये सुनने के बाद यूरी काफी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि ये स्टोन गोल्ड और प्लैटिनम से भी काफी महंगा होता है। अगर ये स्टोन को बेकार बोल रहा है तो ये यहाँ पर क्या ढूंढने के लिए आया है? जिसके बाद वो इसे एक स्टोन दिखाता है जिसका नाम है ओरिकैल्कम और वो ये कहता है कि मैं इसे ढूंढने ही यहाँ पर आया हूँ। और ये सुनकर वो और भी ज्यादा शॉक्ड हो रही होती है, क्योंकि ये स्टोन काफी रेयर है और इसे ढूंढना इतना भी आसान नहीं है। पर कर्ट कहता है अरे यार, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इसे ढूंढने के लिए बस जमीन में 7 किलोमीटर अंदर तक खुदाई करनी होती है और ये आराम से मिल जाता है। और तभी यूरी इस बात को नोटिस करती है कि कर्ट ने पहाड़ के बीच में से एक काफी बड़ा रास्ता बना दिया है और अब ये माइनिंग करके दोबारा से समाइला में आ जाते हैं। और कर्ट ने जो रास्ता बनाया होता है वो समाइला को लॉर्ड टाउन से जोड़ता है। और कर्ट यहाँ पर खड़ा हुआ ये सारी बातें सोच रहा होता है, लेकिन तभी अचानक बेंडाना यहाँ पर आ जाती है और कर्ट उसे देखकर